अच्छा जी। आपकी आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा, एक तो ये कि ओरिएंटेशन क्लास जो थी वो हमारी कल थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल से गाइड किया था अबाउट द कोर्स। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बेशक चाहते हुए उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको प्रोवाइड करें या अपना नंबर दे दें, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों को उसके ऊपर मिल जाएगी कि हम उसके ऊपर हम इस कोर्स के अंदर 2 मंथ्स में क्या करने वाले हैं, ठीक है। ताकि मैं आज का सेशन अपना वेस्ट ना करूं सिर्फ वही चीजें रिपीट करने पे जो हमने कल की थी, ठीक है। एक तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जैसे मैंने ये बताया था कि ये कोर्स बेस कर रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है, 13 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मेरा। तो उस एक्सपीरियंस में डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो हमने कोर्स को दो तरह से लेके चलना है। एक, हमने टूल सीखने जो हमारा प्राइमरी पर्पस है, और दूसरी चीज क्या है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। एक आपके पास आपका कोर्स है और दूसरा क्या है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। नॉर्मली आप लोग क्योंकि बिगिनर लेवल पे होते हो, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स शायद टूल्स को ही समझ रहे होते हैं कि यहीं की हद तक हमारा डिजाइन है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ की हद तक हमारा डिजाइन नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज अपने कैमरास ना ऑन करें, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा, तो बेहतर सोल्यूशन क्या है कि हमने अब दो तरह से चल रहे हैं। तो पहले दिन से चीजों को होल्ड करके रखना है, पहले दिन से प्रैक्टिस के अंदर रहना है, जिस तरह से गाइड किया जा रहा है उस तरह से ही करना है। एक चीज और भी होती है, वो ये होती है कि लेट्स से मैंने आपको एक टूल के साथ एक टास्क दिया या कुछ सिखाया, टास्क दिया, तो हम सपोर्ट ले रहे होते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की। यहाँ पे अब ट्यूटोरियल्स का काम एंड हो गया है। जो आपने पहले इंफॉर्मेशन ले ली हुई है या जो कुछ भी आप लोगों ने देख लिया हुआ है, अब ट्यूटोरियल्स की सपोर्ट हमें नहीं चाहिए फॉर द टाइम। क्योंकि मेरी लर्निंग और ट्यूटोरियल क्लैश करेगा आपस में, और वो आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो बेहतर क्या है कि जो डायरेक्शन मेरी तरफ से दी जा रही है वो हो, और आप लोग अपने तौर पे उसको कोशिश करें कि आप उसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए उसको परफॉर्म करें, ठीक है। मैं कुछ चीजें कल वाली रिपीट कर देता हूँ। अभी नीचे से आईटी वाला बंदा आ रहा है, तो वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, इंस्टॉलेशन का तरीका बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। मीनवाइल आज का लेक्चर भी हम लोग अपना शुरू करते हैं। मैं सिर्फ कल वाले कुछ चीजों का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो आप लोगों को पता ही है कि आपका 2 मंथ कोर्स है। ये जिनकी आज पहली क्लास है ये उनके लिए स्पेसिफिकली हमारी क्लासेस 2 डेज अ वीक है, वेडनेसडे और थर्सडे। तो वेडनेसडे का टाइम हमारे पास क्या है, 3 PM टू 5 PM। 3 PM टू 5 PM हमारे पास वेडनेसडे का टाइम है, और थर्सडे का टाइम हमारे पास है 2 PM टू 4 PM। बैच नंबर आपका कौन सा है? बैच 102। इस कोर्स में हमारे पास टोटल 16 सेशंस हैं, और हम 4 टूल्स इसके अंदर कवर करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और एडोब इनडिजाइन। इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, फ्रीलांसिंग, ठीक है। कि स्किल सीखने के बाद आप फ्रीलांस काम कैसे कर सकते हैं।
16 सेशंस का ब्रेकडाउन मैंने बताया था कि हमारे पास 7 सेशंस हैं इलस्ट्रेटर के, एक सेशन है कोरल ड्रॉ का, फिर हमारे पास 7 सेशंस हैं फोटोशॉप के, और एक सेशन है इन डिजाइन का। इसके लिए टिप्स एंड टेक्निक्स आप लोगों को थ्रू आउट द कोर्स गाइड की जाएंगी कि आप लोगों ने काम एज अ फ्रीलांसर कैसे करना है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि फ्रीलांसिंग इज प्योरली अ बिजनेस। फ्रीलांसिंग जो है वो क्या है, एक बिजनेस है। ये आप लोगों के पास लिंक आया है चैट बॉक्स में, इस लिंक को एक्सेस करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करें, और मार्क करने के बाद डन मेंशन कर दें इस चैट बॉक्स में। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल ब्रेकडाउन है। कल मैंने कोर्स ओवरव्यू, कोर्स आउटलाइन और डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन डिस्कस किया था। ठीक है, तो इनिशियली मैं आज भी उसी चीज लेके चलूंगा कि डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन क्या होता है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, तो डिजाइन क्या होता है बेसिकली, कल जो हमने डिस्कस किया था, क्या जी? स्टूडेंट्स नहीं है, आप इनको दें यूएसपी। आप लोगों ने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया? आपने एंड नहीं करना ना, आप इस तरह करो कि आप 1 घंटे तक आ जाओ। चलिए मैं नमाज पढ़ के, हाँ नमाज पढ़ के आप 1 घंटे तक आ जाओ। आपने कॉपी करनी है और कॉपी करके फाइल आगे एज एन यूएसपी आगे दे देनी है, तो फिर वो 1 बाय 1 सारे कर लेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो वो प्लीज परेशान ना हो, उनको हम लिंक्स करेंगे और वो उन लिंक्स के थ्रू उनको डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड का तरीका भी आपको थोड़ी देर में गाइड कर दिया जाएगा कि डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है। मैं जरा लेसन प्लानर ऑन कर लूं और फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर अपना। अच्छा जी। जैसे मैंने कल जिक्र किया कि कोर्स आउटलाइन तो हमारे पास है, बट दिस इज द इनिशियल प्लानर जिसको हमने फॉलो करना है
थ्रू आउट द कोर्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि 7 सेशंस इलस्ट्रेटर की हैं हमारे पास, और पहला टॉपिक ही हम अपना पहला टूल ही एडोब इलस्ट्रेटर करने वाले हैं, तो ये सब चीजें हमने उसके अंदर करनी है। अच्छा, कल एक चीज हम लोग थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से एक चीज में हम रह गए थे, तो आज के टॉपिक के अंदर एक तो हमने डिस्कस करना है कि कलर क्या होता है। सबसे पहली जो चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज व्हाट इज कलर। और उसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ग्राफिक डिजाइन 3 चीजों पे बेस कर रहा है। कौन कौन सी थी वो? जैसे मैंने ये बोला था कि एडोब किसी एक टूल को सीखने से आप डिजाइनर नहीं बन सकते, तो इलस्ट्रेटर का ताल्लुक किसके साथ था? वेक्टर ग्राफिक्स। फोटोशॉप का ताल्लुक किसके साथ था? बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स। और चौथी चीज क्या थी? लेआउट। चौथी चीज क्या थी? लेआउट। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखना है कि ये क्या है। उसके अलावा आपके पास इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, creating files for print in web, creating and saving workspaces, basic navigation tools, shape tool and line tool, understanding fill and stroke, saving और design process अगर टाइम बचा तो we'll see, otherwise वो next class में शिफ्ट हो जाएगा। मैं शॉर्टली बताऊं अपने कल वाले सेशन में, तो डिजाइन मैंने बताया था कल आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू अगेन अबाउट, मैंने डिजाइन बताया था, तो वो क्या था? अगर वन वर्ड में हम डिजाइन को देखें तो व्हाट इज डिजाइन? खामोशी कुछ ज्यादा नहीं है। अ प्लान, अ ड्राइंग, किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर। और मैंने आसान अल्फाज में क्या बताया था? अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन। अगर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज एक्सक्यूज। मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं और लिख नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ उसको किस तरह से फॉलो अप में लेना है चीजों को। तो याद रहे कि अगर आप लोग उसको नहीं लिखेंगे, मैं फोर्सफुली नहीं बताऊंगा। आप लोग फिफ्थ ग्रेडर नहीं है, 5वीं जमात के बच्चे नहीं है जिनको मुझे हाथ पकड़ के चलाना। जहां पे मुझे हाथ पकड़ना है, आई नो दैट कुछ एफर्ट आप लोगों ने खुद करनी है। अगर हम इतना सुन चलेंगे तो कोर्स भी सुन ही हो जाएगा। समझ रहे बात की नहीं? तो हमें सुन नहीं चलना। डरे हुए पता नहीं क्यों है आप लोग, मेरी समझ से बाहर है। मैं यहाँ पे, अल्लाह माफ करे, कोई मतलब ऐसी चीज नहीं करवा रहा जो आप लोगों को टेंशन में डाल रही है। मेरे ख्याल में रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जब तक आप लोगों की मेरे साथ मैच नहीं करेगी तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। ये बात ज़हन में रखें। और जो नोट्स आप लोगों के पास अपने होंगे, उन नोट्स का आपको फायदा क्या होता है कि आप उसको देख के परफॉर्म कर सकते हो। और ये वो चीजें हैं जो सुनने से आप लोगों को याद नहीं रहेंगी। ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को आज दिखा दी है। तो ये थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों ने लिखना है, मेक श्योर कर ले, बेशक ऑनलाइन क्यों ना बैठे हुए हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी यही चीज है कि वो हम लोग चीजों को उस तरह से देखते नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ग्राफिक डिजाइन, तो ग्राफिक डिजाइन इज, डिजाइन को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। डिजाइन को क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ग्राफिक डिजाइन भी क्या है? ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग, ये एलिमेंट्स हैं जो हमने यूज करने हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं?
टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के बाद कलर, इमेजेस, शेप्स, और क्या था हमारे पास, यूज ऑफ स्पेस। टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस, जिसमें इमेजेस का ताल्लुक किसके साथ है, इमेजेस का ताल्लुक किसके साथ है, बिटमैप एंड रास्टर ग्राफिक्स के साथ। शेप्स का ताल्लुक किसके साथ है, वेक्टर ग्राफिक्स के साथ। क्यों है, यही हमने डिस्कस करना है अभी। ऐसा क्यों है, यही हमने डिस्कस करना है। मैंने बोल दिया ऑलरेडी यार, मैनेजमेंट से कौन बैठा हुआ है? मेरा लगा, मेरा लगा कोई बैठा हुआ है? ये कुछ बच्चों से ना वो ज्वाइन नहीं होती ऑडियो। हाँ लेकिन वो करते नहीं है ना, तो उनको नहीं, और नहीं, सिर्फ फिलहाल एक ही है। हाँ मैंने उसे बोला था कि ज्वाइन ऑनलाइन। इसका एक ना ट्यूटोरियल बना के रख लिया करो ताकि रामेश, आई होप आपको आवाज आ रही होगी अब। क्लियर हो गया जी, यहां तक समझ में आ गया। ये कल वाली चीजों को मैंने थोड़ा सा एक तरह से गो थ्रू कर दिया। आगे आ जाए, आगे आ जाए। तो चेयर्स खाली है। अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और मेरा सवाल अब आप लोगों से होगा, व्हाट इज कलर अकॉर्डिंग टू यू गाइस? आप लोगों के नजदीक कलर क्या है? व्हाट इज कलर? आप लोगों के नजदीक कलर क्या है? तो कलर को डिफाइन कर सकते हैं किसी चीज की आइडेंटिटी, और आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएं व्हाट इज कलर। मजीद इंटरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों के लिए कैमरा ऑन कर लिया ताकि आप लोगों को ये ना हो कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, एक इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों का साथ में। जी, तो कलर क्या है? उसको बोल रहे हैं, गलत बोल दो। सही जवाब नहीं चाहिए मुझे, गलत जवाब बता। खूबसूरती, हाँ जी। Color is a powerful tool. It tied to religious, cultural, political, and social influences. It affects mood. It can communicate. It has cultural significance. It has political associations.
रिलीजन कैन ऑल्सो बी लिंक टू कलर। रिलीजन भी जो है वो कलर्स के साथ लिंक्ड है। ये प्रॉपर्टीज हैं, हमें अभी तक कलर का नहीं पता चला कि कलर क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्राफिक डिजाइन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेशन विद अ पर्पस। टेक्स्ट की, टाइपोग्राफी की लैंग्वेज है, कलर की लैंग्वेज है। तो कलर की लैंग्वेज के लिहाज से मुझे ये बताएं कि कल हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था, लेकिन नेस्ले ने अपने लोगो में ब्लू कलर क्यों यूज किया हुआ? वाटर और कोई बताएगा? जनरल सवाल है। एवरी कलर अट्रैक्ट्स। मुझे ये बताएं, रेड कलर ज्यादातर क्यों यूज होता है? आप अगर रेड कलर सिग्नल पे देख के रुकते हो तो क्यों रुकते हो? क्या? डेंजरस, अलर्ट, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे कोक ने क्यों रेड कलर यूज किया हुआ? कोक ने क्यों? कोक डेंजरस है इसलिए। छोड़ते हैं हम, फिर नहीं है उसको। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आईफोन कितने लोगों के पास है? सिर्फ एक ही के पास है? तो बाकी शायद बताएंगे नहीं। ये बताएं कि ये लोगो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? लोगो आई गेस वो होता ही वो चीज है जो किसी भी कंपनी को सिंबलाइज करे, उसकी पहचान, फेस वैल्यू, वो तो है। लेकिन ये कम्युनिकेट क्या कर रहा है, ये बता क्या रहा है? क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन डिजाइन का या कम्युनिकेशन विद पर्पस का, तो मुझे उसको जस्टिफाई भी तो करना है। जब हमने काम करना है तो हमने भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट को सामने रखना है ना। या हमने उसकी वर्किंग अगर करनी है तो कैसे करनी है? क्योंकि हमारे नजदीक लोगो बेसिकली क्या है कि इनिशियलिज्म्स को पकड़ लो। मतलब जैसे अगर आपकी कंपनी के में दो नाम आ रहे हैं, तो उनके इनिशियलिज्म्स को पकड़ लो और उनको मरोड़ दो, तोड़ दो, लोगो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बैस्किन रॉबिन। बैस्किन का बी एंड रॉबिन का आर, बट एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू इनिशियलिज्म्स। इसमें एक और चीज भी हाईलाइट हो रही है, और वो क्या है? 3 1। तो 3 और 1 क्या बनता है? 31। क्यों 31 उन्होंने हाईलाइट किया हुआ? थे नहीं है। 31 फ्लेवर्स, क्योंकि उनके 31 फ्लेवर्स हैं इसलिए उन्होंने उसको हाईलाइट किया। अब आप देखें कि वो विजुअलाइजेशन है कि उन्होंने बी और आर में से 31 कैसे निकाला। ठीक है, वो बी और आर तो बन ही रहा है, लेकिन उसमें से उन्होंने 31 को कलर को यूज करते हुए कैसे डिफ्रेंशिएट किया और उसको कैसे हाईलाइट किया। ये हमारा मेन मकसद है। मैं म्यूट नहीं हूं जी। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली पूरा लिखिएगा कि हमें आपकी आवाज आ रही है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए जिनको मेरी आवाज नहीं जा रही। ऑनलाइन वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा जल्दी रिस्पॉन्स दें।
वो मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन उनको समझ में नहीं आती। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन भी कर लेंगे, जब तक ज्वाइन ऑडियो के ऊपर क्लिक ही नहीं करेंगे तब तक ऑडियो ज्वाइन नहीं होगी। अच्छा, हम वापस आते हैं नेस्ले के ऊपर। नेस्ले ने ब्लू कलर इसलिए यूज किया क्योंकि वो पानी, नेस्ले 18th सेंचुरी 1868 प्रोबेबली से काम कर, तो तब पानी का इतना मसला नहीं था, पीने के पानी का इतना मसला नहीं था। इन्होंने स्टार्ट बेसिकली सीरियल से लिया। ये तो पानी का मसला आप आके पड़ा है, और हम ब्लू कलर को रिलेट सिर्फ पानी की वजह से कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ब्लू कलर प्योरिटी के लिए उन्होंने यूज किया। हर कलर का कोई ना कोई मतलब है, लेकिन कोई एक मतलब नहीं है। जहां पे वो अलर्ट और डेंजर को भी शो करता है, वहां पे वो लव एंड हार्मनी को भी शो कर रहा है, वहां पे वो एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे रेड कलर किसको शो कर रहा है? एनर्जी को। इसका मतलब मुझे आपको बताना है, लेकिन इसका मतलब बताने से पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या बता रहा है सोनी वायो। सोनी को छोड़ दें, सिर्फ वायो को देखें, ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है। 1 और 0 की कौन सी लैंग्वेज होती है? और ये क्या है? एनालॉग वेव्स प्लस बाइनरी मेक्स डिजिटल वर्ड। एनालॉग वेव्स प्लस बाइनरी मेक्स डिजिटल वर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी डिजिटल कनेक्शन है, और वो क्या है? वो डिजिटल कनेक्शन क्या है? ये कम्युनिकेशन डिजाइन में ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा, या तो गलत ही बता दें। इट्स अ बाइटेड एप्पल, खाया हुआ है ना। तो उन्होंने BITE को रिलेट किया विद BYTE बाइट, इसलिए वो खाया हुआ। BYTE बाइट का पता है कि नहीं पता? क्या होता है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, कंप्यूटर यूनिट। शुक्र है इतना पता चल गया, और मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया। अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि मैं एक खाली क्लास में बैठा हूँ जिसमें मैं अकेले ही बैठा। तो इट्स अ बाइटेड एप्पल, ये पीछे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमें बनाने पड़ते हैं। आप लोगों को क्यों ये मैंने कम्युनिकेशन डिजाइन का दिखाया, ताकि थोड़ा सा पुश मिले, समझ में आए कि हमने करना क्या है। वापस आ जाते हैं हम कलर के ऊपर। आप लोगों ने सबने अभी उसकी प्रॉपर्टीज तो देख ली, लेकिन एक्चुअल में कलर होता क्या है वो नहीं अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया। मैट्रिक तो सबने किया हुआ है ना? फिजिक्स पढ़ी थी मैट्रिक में? सबने पढ़ी थी। प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किया था। व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a prism it forms 7 colors, पढ़ा था। रेनबो वाला प्रोसेस पढ़ा था। कलर क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि व्हाइट लाइट का सोर्स सन है, और उस व्हाइट लाइट के अंदर सब कलर्स मौजूद हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसका कलर रिफ्लेक्ट होता है। ये उसका साइंटिफिक डेफिनेशन कलर की। कलर एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कैसे आया, लेकिन पेंटर्स के लिए फिजिकल कलर किस तरह से बना? रॉ मटेरियल के पिगमेंट्स को यूज करते हुए आपके पास फिजिकल कलर बना। लेकिन जब हमारी बारी आती है, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो डिजिटल के साथ है,
अब हमने कलर को इस्तेमाल डिजिटल के हवाले से करना है, क्योंकि कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजाइन का। तो हमने इसको उसके लिहाज से फोकस करना है। हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल कलर सिस्टम को जो चीज सपोर्ट करती है दैट इज अ कलर व्हील। जो इंटरनेशनल कलर सिस्टम को सपोर्ट कर रही है वो क्या चीज है? कलर व्हील। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? कलर व्हील को। कलर व्हील कंसिस्ट ऑफ 12 कलर्स। कलर व्हील में कितने कलर्स हैं? 12 कलर्स हैं, और ये इंटरनेशनल कलर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। जी आ जाए। और यहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कलर में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कलर। कलर की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इन 12 कलर्स में से वी हैव 3 प्राइमरी कलर्स, 3 secondary and 6 tertiary। वो किस तरह से है वो हम देखते हैं। ये मेरे पास प्राइमरी कलर्स जो हैं ये वो स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ में से लिए गए हैं। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? बाय मिक्सिंग ऑफ 2 प्राइमरी कलर्स, 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बनता है? सेकेंडरी कलर। जैसे येलो और ब्लू को मिक्स करें ग्रीन, येलो और रेड को मिक्स करें तो ऑरेंज, रेड और ब्लू को मिक्स करें तो पर्पल। सो वी हैव 3 प्राइमरी and 3 secondary colors. Tertiary colors obviously in between colors. By mixing of primary and secondary, we have tertiary colors. By mixing of primary and secondary, we have tertiary colors. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक ऑडियो ज्वाइन नहीं हुई हुई और वो बार बार कैमरास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज करने से पहले थोड़ी सी रेकी नहीं करते हैं कि हमें उसको ज्वाइन कैसे करना है। अच्छा, टर्शरी कलर्स क्या है? प्राइमरी कलर्स प्लस सेकेंडरी कलर्स। येलो और ऑरेंज के दरमियान क्या है? येलो ऑरेंज, रेडिश पर्पल, ब्लूइश ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन। ये तीनों क्या है आपके पास? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स। और ये पूरा है आपका कलर व्हील जो इंटरनेशनल कलर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी कलर व्हील में हमारे पास 2 तरह की कलर इंटेंसिटीज है, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कूल कलर्स कौन कौन से हैं? येलो ग्रीन से लेके रेड पर्पल तक ये सारे कूल कलर्स हैं। और वार्म कलर्स में येलो से लेके रेड कलर की जो पैलेट है ये वार्म कलर की पैलेट है। आपने जब भी, क्योंकि ये सिंस ग्राफिक डिजाइन बेसिकली उसका ताल्लुक कम्युनिकेशन डिजाइन के साथ है, तो कलर आपको पता है कि हर कलर का कोई ना कोई मतलब है। तो हमने इंडस्ट्री ओरिएंटेड होके चलना है ना। मिसाल के तौर पे
आप जितने भी रेस्टोरेंट्स देखें वो वार्म कलर पैलेट में ही होते हैं, क्योंकि जिस तरह रेड कलर एनर्जी को शो कर रहा है, उस तरह से ऑरेंज कलर फ्लेवरफुल, फेस्टिव, ठीक है। येलो भी जो है वो इट्स अ जॉयफुल कलर। तो ये इस वजह से उसको वार्म में रखा जाता है, ठीक है। एपेटाइट को भी वो शो करता है। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक है, अगर आप जाके देखें तो आपको कूल कलर पैलेट्स में कोई कलर नजर आएंगे, अदरवाइज मेजॉरिटी वार्म में, ठीक है। तो हमने कलर भी उसी के लिहाज से पिक करना है जिस इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारे डिजाइन प्रोसेस, स्टोरी बोर्डिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टिंट्स एंड शेड्स। शायद आप लोग सोच रहे हो कि ब्लैक और व्हाइट कलर इस कलर व्हील का हिस्सा नहीं है। ब्लैक और व्हाइट कलर इस कलर व्हील में नहीं है। क्या वो कलर्स हैं भी कि नहीं? तो यस, ब्लैक और व्हाइट कलर्स कलर्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक कलर व्हील में किसके साथ है? टिंट्स एंड शेड्स। टिंट्स एंड शेड्स क्या होते हैं? ये देखिएगा, मेरे पास रेड कलर है, अगर मैं इसके अंदर ब्लैक ऐड करूंगा, रेड कलर के अंदर ब्लैक कलर मिक्स करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा कलर बन रहा है? मैरून। तो डार्कर कलर्स को शेड्स कहते हैं। जैसे मैरून जो है वो रेड कलर का शेड है। इसी तरह पिंक कलर कैसे बना? रेड कलर के अंदर व्हाइट ऐड किया तो पिंक कलर बना। तो पिंक कलर जो है वो टिंट है किसका? रेड का। Maroon is a shade of red and pink is a tint of red. जी अतिया, आप क्या कहना चाह रही हैं, बोले। चैट में बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया। यहां तक समझ में आ गया जी, टिंट्स एंड शेड्स का। कलर की तीन प्रॉपर्टीज होती है। कलर की तीन प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। वो कौन कौन सी हैं? एच, एस एंड बी। H stands for hue, S for saturation, and B for brightness. Hue, saturation, and brightness. अतिया, बाकी सबको आवाज आ रही है। आपके एंड के ऊपर कोई मसला होगा, प्लीज आप अपने एंड के ऊपर देखें। Hue, saturation, and brightness. Hue is easiest one. Hue क्या होता है? Yes. होता ये है, आसान तो होता है, लेकिन होता क्या है? कलर का दूसरा नाम होता है।
ह्यू कलर ही को कहते हैं, ठीक है। another name of color, ह्यू इज another name of color, कलर को दूसरी तरह से क्या कहा जाता है, ह्यू। उसके बाद सैचुरेशन, कलर इंटेंसिटी। सैचुरेशन क्या है, कलर इंटेंसिटी। ये जैसे लेफ्ट साइड पे आपके पास कलर लाइट हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। आसान अल्फाज में कह लेंगे सैचुरेशन का ताल्लुक कुछ हद तक टिंट्स के साथ है। इसके साथ है, टिंट्स के साथ। और ब्राइटनेस का ताल्लुक शेड्स के साथ, हाउ लाइट और डार्क द कलर इज। इंटेंसिटी में हाउ वाइब्रेंट और डल द कलर इज, कितना शार्प या कितना डल। रेड कलर का एक शेड तो नहीं है, देयर आर सेवरल। कुछ डीप होता है, डीप रेड भी हम बोलते हैं जिसको डार्क रेड, और वो इतना डार्क रेड में निकल जाता है कि फिर वो मैरून की तरफ चला जाता है। सिमिलरली इसी तरह लाइट में होता है, उसके इंटेंसिटी है हमारे पास। क्लियर जी यहां तक? उसके बाद कलर साइकोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ब्लू प्योरिटी को शो करता है, रेड जहां पे अलर्ट को शो कर रहा है वहां पे डायनामिक भी है, वाइटल, रोमांटिक, कमांडिंग, अलर्ट, रिबेलियस, जॉयफुल, विजिबल, हॉट एंड फन। इसी तरह से ऑरेंज जो है, इट्स हेल्पफुल, बर्निंग, कूजी, अबंडेंस, वार्निंग, फ्लेवरफुल, फेस्टिव, एक्टिव, एक्साइटेड, कम्युनिकेटिव एंड इंस्पायरिंग। येलो जो है, इट्स क्रिएटिव, यंग, विजिबल, ब्राइट, cheerful, light-fit, curious, covert, playful, nutritious, ill and expanding. उसके बाद we have green, patient, natural, adventure, relaxed, athletic, unfortunate, lucky, balanced, safe and sharing. फिर आ जाता है blue, it is technical, deep, free, educated, protective, lonely, peaceful, cold and authoritative. और फिर हमारे पास आ जाता है purple, intelligent, artistic, aloof, luxurious, royal, vain, fantastic, melancholic, feminine, fragrant and solar. तो ये कलर के मीनिंग। अच्छा, शायद आप लोगों को ये लग रहा हो कि हमें ये याद करना, ये याद नहीं करने, और ना ये याद रह सकते। प्रोसेस क्या है कि ये आपको पता चल गया कि कलर का कोई ना कोई मतलब है। तो आपने अपने प्रोसेस में उसको इस तरह से लेके आना है कि जब आप डिजाइन कर रहे होंगे उस वक्त आप गूगल के ऊपर रिसर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या हम वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन इस तरह से लेनी, यहाँ पे हमने रट्टे नहीं लगाने, पता चले आज जाके पकड़ के लगे उसको कि रेड का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे रट्टों की गेम नहीं है। ठीक है, और ना ये उस तरह से आपको आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में आप इसको इस तरह से याद ही नहीं रख सकते। हाँ, एक्सपीरियंस से जब आपको काम करते हुए 2 3 4 साल हो जाएंगे तो फिर वो आपकी फिंगर टिप्स पे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती है, तो वो इतना मसला नहीं है। तो मसला इसको बनाना नहीं है, पता चले हम वो बोलेंगे हम किस अजाब में फंस गए। ठीक है, तो इसको जितना आप कंफर्टेबल रख के चल सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे कल भी मैंने एक चीज बोली थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिजाइन करते हुए हमारा एक फोकस होना चाहिए, जो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। क्या कि जो भी चीज हम डिजाइन बना रहे हैं, जो भी कंपोजिशन हम बना रहे हैं, जो भी कंपोज कर रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं, वो रीडेबल होना चाहिए और
इजी ऑन आईज होना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए और इजी ऑन आईज होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ चीजें उनकी रीडेबिलिटी अच्छी है और कुछ की नहीं अच्छी। कंट्रास्ट हमेशा लाइट एंड डार्क का होता है, कंट्रास्ट हमेशा लाइट एंड डार्क का होता है। और इसी चीज के लिए हम एक चीज फॉलो करते हैं जिसका नाम है कलर थ्योरी। जिसका नाम क्या है? कलर थ्योरी। कलर कंट्रास्ट के लिए एक फॉर्मूला कल मैंने बताया था। कलर कंट्रास्ट के लिए एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था और वो क्या था कि आपने नेचर को ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व करना है? नेचर को। जैसा दरख्त को अगर हम देखें, ग्रीन और ब्राउन का जो कंट्रास्ट दरख्त में है उससे बेहतर कंट्रास्ट हमें नहीं मिल सकती। हम इल्यूजनिस्ट हैं, क्रिएटर कौन है? अल्लाह ताला की जात। तो नेचर के अंदर बहुत बेहतरीन कंट्रास्ट हमें मिलते हैं। अभी जैसे क्लाउडी वेदर हुआ था तो आपको टिंट्स एंड शेड्स नजर आ रहे हैं, पर बीच में ब्लू भी है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर क्लाउडी नहीं है जैसे वो होता है, ठीक है। तो सनसेट, सनराइज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स और जितने भी क्रिएचर्स हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो हर एक में कोई ना कोई खूबसूरती मौजूद है। तो उनको ऑब्जर्व करें। लेकिन उसके अलावा हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं। उसके अलावा हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं जो कलर थ्योरी के अंदर आते हैं। मतलब ये तो एक चीज है जो शायद एक दिन या 2 दिन नहीं करनी, ये आपने फुल लाइफ करनी है, ऑब्जर्वेशन जो नेचर के साथ है। लेकिन कलर थ्योरी में हमारे पास 6 फॉर्मूलाज है। और वो कौन कौन से फॉर्मूलाज है? पहला फॉर्मूला है मोनोक्रोमैटिक। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तीसरा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। चौथा एनालॉगस। पांचवा ट्रायडिक। और छठा टेट्राएडिक। ट्रायडिक एंड टेट्राएडिक। ट्रायडिक एंड टेट्राएडिक। क्लियर? अब इन 6 फॉर्मूलास के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च करके आना। 6 फॉर्मूलास पे आप लोगों ने क्या करके आना है? रिसर्च, पॉइंटर्स नोट करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करें, ठीक है। ये आप नोट कर लें। आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप में सारे ऐड हैं। जो एनरोल्ड नहीं है डेफिनेटली वो भी ऐड नहीं होंगे। अगर आप लोग एनरोल्ड है ऐड, तो जो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी एनरोलमेंट नहीं करवाई हुई वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होंगे। अगर जिन लोगों ने करवाई हुई है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है तो वहां पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम का लिंक। उस गूगल क्लासरूम के अंदर आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे और उसमें आपके पास असाइनमेंट्स भी होगी जो हमने फॉलो कर, ठीक है। तो ये रिसर्च वाली असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में भी रखूंगा। रिसर्च किस तरह से करना है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोनोक्रोमैटिक लिखा हुआ है, मैं ये गाइड करने लगा हूँ आपको। आपने आना है गूगल के ऊपर और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, मोनोक्रोमैटिक, और उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। तो वो पॉइंटर्स मैंने नोट कर लिए। अगेन रट्टा नहीं लगाना, उसके पॉइंटर्स जो अहम पॉइंट्स हैं उसके वो नोट कर लेने ताकि आपको याद रहे। बस याद से मुराद ये
कि वो आपके माइंड में हो और हम सब मिलके उसको डिस्कस करेंगे। तो इट्स अ टीम वर्क। हमने इस टीम वर्क को इसी तरह से लेके चल रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि ये डिस्कशन के ऊपर बेस कर, वो डिस्कशन इसी तरह से होगी जब इंफॉर्मेशन आपके पास हो। तो उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो सके। क्लियर? अगली चीज, कलर वाले टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया, कलर थ्योरी को हम बाद में डिस्कस। मैं अब मूव करने लगा हूं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो मेरा पहला सॉफ्टवेयर है वो बेस कर रहा है किस पे? एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018। एंड एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसके ऊपर बेस कर रहा है वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर। इसका ताल्लुक किसके साथ है? शेप्स के साथ। इसका ताल्लुक किसके साथ है? शेप्स के साथ। इसको मजीद डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। जो कम पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ने का तो किसी को भी नहीं बोला कि किसी ने इसमें इस कोर्स के लिए ना तो मास्टर्स की जरूरत है और ना ही आप चीजों को समझ सकते हो कोर्स के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर एजुकेशन बैरियर नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़नी आ रही है या चीजें थोड़ी सी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इतनी सी रिक्वायरमेंट है हमारी। और कोई इसके अंदर मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर। हमारे पास जो मेन चीज है, ये हमारे पास एक जनरल इंटरफेस आ रहा है। आपके पास क्या आ रहा है? जनरल इंटरफेस। टॉप पे आपके पास क्या है? मेन्यू सिस्टम। आप में से किसी के पास मैक तो नहीं है? एप्पल का कोई लैपटॉप वगैरह तो नहीं यूज कर रहा? चले, यहाँ पे टॉप पे आपके पास क्या है? मेन्यू सिस्टम। मैक में असल में सिर्फ फर्क इतना होता है कि इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैंने पूछा। टॉप पे आ गया आपके पास मेन्यू सिस्टम। राइट साइड पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो रीसेंट टाइम में ओपन हुई। राइट साइड पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो रिसेंट टाइम में ओपन हुई हैं। हम उसको लिस्ट व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रिड व्यू में। मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि डिजाइनर्स के पास दो मीडियम्स हैं जिनके लिए वो काम करता है। डिजाइनर्स के पास दो मीडियम है जिनके लिए वो काम करता है। कौन कौन सा? प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं फॉर प्रिंट एंड वेब? मतलब अब टॉपिक क्या बनेगा? हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। वेब नहीं, डिजिटल मीडिया। फाइल में आएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, कंट्रोल एन, या यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन। जैसे मैंने कंट्रोल एन किया, एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने, जिसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले है रीसेंट एंड सेव्ड। सबसे पहले क्या है? रीसेंट एंड। यहाँ पे रीसेंट टाइम्स में वो प्रीसेट्स मौजूद है जो मैंने रीसेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हुए यूज किए। सेव में हमारे पास सेव प्रीसेट्स होते हैं, क्योंकि मैंने कोई सेव ही नहीं किया हुआ, वो यहाँ पे भी सेव नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोफाइल्स। इस लाइन के बाद क्या है? प्रोफाइल्स। जैसे मैंने जिक्र किया प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, तो प्रिंट मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड प्रीसेट्स हैं। और डिजिटल मीडिया में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। क्या? वेब, मोबाइल और फिल्म एंड टीवी। वेब, मोबाइल और फिल्म एंड टीवी।
एक्सक्यूज मी, जी हेलो, मैं आपको थोड़ी देर में कहता हूँ फ्री होके। जी हेलो, अस्सलाम जी, जी मुर्तजा बोले। मुर्तजा मैं क्लास में हूँ, अगर आप थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करें 4 बजे के बाद प्लीज, थैंक यू। जी, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं, प्रिंट और डिजिटल में हमारे पास 3 चीजें मिलके डिजिटल को बना रही, क्या? वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड टीवी। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, वो प्रिंट मीडिया के लिए भी काम कर रहा है और वो डिजिटल मीडिया के लिए भी काम कर रहा है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन दोनों के लिए काम कर रहा है, प्रिंट के लिए भी काम कर रहा है और वो डिजिटल के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट मीडिया में मैं जब आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल्स, ये प्रीसेट्स जो है वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। आपके पास कार्ड तो नहीं, आपके पास कोई प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे पास प्रीसेट्स हैं रिगार्डिंग प्रिंट मीडिया। इनका फायदा क्या है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, विड्थ एंड हाइट। बैक साइड वालों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी नहीं बताता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मेरे से आप लोगों की लड़ाई तो नहीं है? मतलब मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देना। हमारे पास राइट साइड पे क्या है, विड्थ एंड हाइट। मैं यहाँ पे प्रीसेट्स में से कोई भी ऑप्शन चेंज करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें अब विड्थ एंड हाइट भी चेंज हो रही है। तो बेसिकली प्रीसेट्स का फायदा क्या है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ साइजेस मौजूद है जिनको हम सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या हमारी अपनी होती है, हम किसी भी चीज के लिए काम कर रहे हैं। लेट्स से आपने कोई फेसबुक पोस्ट पर, उसका साइज आपको अब मिल जाता है, हम भी गाइड करेंगे, ओवर द इंटरनेट भी मिल जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो उसका साइज भी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली, अगर आपने कोई स्टीमर बनाना है, कोई स्टैंडी बनानी है, कोई फ्लायर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, तो इन सब के साइजेस हमारे पास मौजूद है। और एक साइज नहीं होता, वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की। क्लाइंट हमें बताता है कि उसको किस साइज के ऊपर क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंटेंट के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अंदर इमेजेस भी आ जाते हैं और टेक्स्ट भी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं कि हमने कौन सा साइज किस तरह से चूज करना है। मैं वेब वाले सेक्शन में आता हूं, तो वेब के कॉमन साइजेस जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। कुछ स्पेसिफिकली जनरल साइजेस हैं और कुछ मैकबुक को लेके उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। एक चीज नोट करें कि यहाँ पे यूनिट क्या यूज हो रहा है, पिक्सेल्स, ठीक है। मैं इसी तरह जब मोबाइल एंड डिवाइसेस में आता हूँ तो कुछ प्रीसेट्स मोबाइल साइजेस के मेरे पास मौजूद है और ये भी किस में है, पिक्सेल्स में। विड्थ एंड हाइट इज द सेम। फिल्म एंड टीवी में आते हैं तो ये भी किस में है, मतलब ये कि डिजिटल में एक ही यूनिट यूज हो रहा है और वो क्या है, पिक्सेल्स। प्रिंट मीडिया में हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इंचेस। स्टैंडर्ड क्या है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट आपकी भी हो सकती है और वो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की भी हो सकती है। वो मिलीमीटर्स में भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, वो फीट्स में भी हो सकता है, ठीक है। इंचेस से बड़ा फीट है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे चीजें देखनी है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास दो चीजें क्लियर हुई, क्या? कि यहाँ पे
पिक्सल इज द ओनली यूनिट, डिजिटल मीडिया के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो पिक्सल इज द ओनली यूनिट। और प्रिंट मीडिया में जब हम आते हैं तो इंचेस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, इंचेस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, pixel is the only unit and inches is the standard unit. क्लियर है जी यहां तक? अब अगली चीज, एक बात ज़हन में रखें कि इन दोनों मीडियम्स के कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट उस लेवल के ऊपर होना चाहिए जिसको हमें फॉलो करना है। यहाँ पे आपके पास विड्थ एंड हाइट आ गई, इंचेस आ गई, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? ये पोर्ट्रेट है। ये क्या है? पोर्ट्रेट। मैं ऑनलाइन वालों को भी दिखा दूं, ये पोजीशन क्या है? पोर्ट्रेट, जिसमें विड्थ छोटी है और हाइट बड़ी है। मैं अगर इसको ऐसे कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैंडस्केप। विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो गई और हाइट विड्थ में, जिसमें लैंडस्केप पोजीशन में हाइट विड्थ बड़ी है और हाइट छोटी है। यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ कि विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो रही है और हाइट विड्थ में। आर्टबोर्ड्स, जैसे आपके पास पेपर, कॉपी का पेपर होता है, इसी तरह से आपके पास आर्टबोर्ड है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है? ब्लीड। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, ब्लीड मार्जिन है आपके आर्टबोर्ड का। ब्लीड क्या है? मार्जिन है आपके आर्टबोर्ड का। मार्जिन लाइन समझ लें या मार्जिन। और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसकी एक प्रॉपर डिटेल है जो इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अभी सिर्फ इतना काफी है। अगर आप कोई कॉपी लेते हैं तो उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक रेड कलर की मार्जिन लाइन होती है, तो ये वही वाला मार्जिन है। ये मार्जिन हमें क्यों देने की जरूरत पड़ती है, ये डेफिनेटली एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है। ठीक है, ब्लीड एक अलग चीज होती है, मार्जिन एक अलग चीज होती है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए कि ये आपके आर्टबोर्ड का मार्जिन, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आप यहाँ पे आए, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कलर मोड्स। हमारे पास दो बेसिक कलर मोड्स हैं, आरजीबी और दूसरा है CMYK। आरजीबी हम यूज करते हैं डिजिटल मीडिया में। जब डिजिटल मीडिया का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने कौन सा कलर मोड लेना है? आरजीबी। और जब प्रिंट मीडिया का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने कौन सा कलर मोड लेना है? CMYK। अच्छा, आरजीबी और CMYK से रिलेटेड, तो सबसे पहले R stands for red, G stands for green and B stands for blue। CMYK के अंदर C stands for cyan, M for magenta, Y for yellow and K for black। K for black। अब शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि K for black क्यों है? क्योंकि B for black होता है, B for blue भी हुआ हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। Why they use K? नहीं, मुझे पहले ही पता था। मैं ये यकीन करें बोलते बोलते रुक गया। यहाँ पे K for काला नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली व्हाइट और ब्लैक जो है वो क्या है? की कलर्स। व्हाइट और ब्लैक क्या होते हैं? की कलर्स। तो इसलिए उन्होंने एज अ की कलर, मेजर डिफरेंस कलर में ब्लैक कलर ऐड करता है। मेजर डिफरेंस जो है कलर में कौन ऐड करता है? ब्लैक। तो दैट इज व्हाई ब्लैक इज अ की कलर। अब CMYK प्रिंट मीडिया के लिए जब भी हमने काम करना है, ये आपने ज़हन में रखना है,
इस CMYK के अलावा हमने चूज नहीं करना। डिजिटल के लिए काम करना है तो RGB के अलावा चूज नहीं करना। अगर ये दोनों नहीं होंगे इनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। मतलब अगर आपने CMYK को डिजिटल में यूज किया तो वो भी सही नहीं होगा, और अगर आपने RGB को प्रिंट में यूज किया तो वो भी सही नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने किस चीज का ख्याल रखना है? रास्टर इफेक्ट। किसका ख्याल रखना है? रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट में अगर आप नोट करें तो आगे एक यूनिट यूज हुआ है PPI। PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सेल्स पर इंच। यहाँ पे मेरे पास 3 तरह की ऑप्शंस है, 72, 150 एंड 300। ये बेसिकली पिक्सल डेंसिटी है। ये क्या है? पिक्सल। यहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रिंट मीडिया के लिए अगर हम काम करेंगे तो 300 PPI, और डिजिटल मीडिया के लिए अगर हम काम करेंगे तो 72 PPI। ये स्टैंडर्ड्स हैं। इन दो चीजों का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। क्या? कि आपका कलर मोड CMYK होना चाहिए और मिनिमम 300 PPI होना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए। जब डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं तो कलर मोड RGB होना चाहिए और मिनिमम 72 होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये मेरा प्रिंट का डॉक्यूमेंट तो मैंने CMYK और 300 के लिए यूज किया। सबसे टॉप पे हमारे पास है हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर कर देते हैं। अनटाइटल 1 2 3 4 या नॉर्मल नेम्स हमने रखे होते हैं। हमें इसको इस तरह से नहीं रखना। नेम योर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, या आपको नहीं तो बाद में बहुत तंग होना पड़ता है। जब हमने कोई फाइल ढूंढनी हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लोग अगर काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, जैसे लोगो बना रहे हो उसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो अंडरस्कोर कंपनी नेम। कंपनी नेम मिसाल के तौर पे जैसे PNY ट्रेन। ठीक है। आप इसकी जगह कंपनी नेम, ये सिंटैक्स वो है जो मैं यूज कर रहा हूँ। आगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और अगर वो फाइनल हो गया हुआ है तो आप उसको वहां पे फाइनल मार्क कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? नेम योर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। फिलहाल मैं इसका नाम रख रहा हूं प्रिंट। फिलहाल मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं? प्रिंट। 5 मिनट देने पड़ेंगे मुझे मिसर। ठीक है। मैंने प्रिंट रख लिया और ये पोर्ट्रेट का डॉक्यूमेंट है। मैं अगला एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट कर रहा हूं Ctrl+N करके, और अब ये मैं बनाऊंगा डिजिटल का। डिजिटल का बनाऊंगा, लैंडस्केप में बनाऊंगा। सबसे पहले जरूरी क्या चीज होती है? पिक्सल। हम इधर से ले लेते हैं एडवांस सेटिंग्स, RGB और 72, और ऊपर आके मैंने क्या करना है, इसको चूज कर लेना है पिक्सल्स। क्लियर? और ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया किस चीज का? डिजिटल का। थोड़ा सा आपको लैंडस्केप का भी आइडिया हो जाएगा और पोर्ट्रेट का भी। दिस वाइट एरिया इज योर आर्ट बोर्ड। ये जो व्हाइट एरिया है ये आपका क्या है? आर्ट बोर्ड है। दिस व्हाइट एरिया इज योर आर्ट बोर्ड। राइट साइड पे आपके पास पैनल्स मौजूद है, और ये पैनल्स जो है ये आपके टूल्स की सपोर्ट होते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने टूल बॉक्स को सिंगल लाइन भी रख सकते हैं, और ये ऊपर टॉप पे एरो है, इधर से आप उसको डबल लाइन भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह से रखना है उसको। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये टॉप पे आ गया मेन्यू सिस्टम, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके नीचे हमारे पास है कंट्रोल। उसके नीचे हमारे पास क्या है? कंट्रोल पैनल, कंट्रोल्स। ठीक है। अब मैं जिक्र करूंगा बेसिक नेविगेशन का। किसका? बेसिक नेविगेशन का। टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास
फाइल की इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रिंट कितने परसेंट के ऊपर हम व्यू कर रहे हैं उसको, और CMY के कलर मोड। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिजिटल परसेंटेज जिसपे हम प्रीव्यू कर रहे हैं, और RG। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जूम लेवल्स है। मैक्सिमम लेवल कितना है 64,000% और मिनिमम कितना है 3.13%। मिनिमम कितना है जी 3.13% और मैक्सिमम है 64,000%। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिक नेविगेशन में जूम करना है। बेसिक नेविगेशन में इसको क्या करना है, जूम। जूम टूल की शॉर्टकट की क्या है, Z। जूम टूल की शॉर्टकट की क्या है, Z। या आप क्लिक कर दें या आप Z प्रेस कर दें। ठीक है, लेकिन मुझे फिलहाल इस तरह से नहीं करना, मुझे यहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। मुझे अभी जूम टूल को इस्तेमाल नहीं करना, मुझे किसको इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, और कंट्रोल 1 से 100%। कंट्रोल 1 से 100%। ये देखिए कंट्रोल 0 यहाँ पे कितने परसेंट पे आ रहा है, 115 पे। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल 0, यहाँ पे कितने परसेंट आ रहा है। फर्क किसका है, प्रिंट एंड डिजिटल का। बिकॉज ऑफ PPI उसकी आप देख रहे हैं फिट टू स्क्रीन ऑप्शन चेंज हो गई, परसेंटेज वैल्यू। जब भी हमने किसी चीज को फाइनलाइज करना होता है तो हमने कंट्रोल 1 100% प्रीव्यू पे चेक करना होता है, कंट्रोल 0 पे नहीं चेक करना होता, कंट्रोल 1 पे। सेम यहाँ पे भी अगर मैं कंट्रोल 1 करूंगा तो दिस इज द 100% प्रीव्यू। ये एग्जैक्ट प्रीव्यू है आपके कंपोजिशन का जो आप डिजाइन कर रहे हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि हमने कंट्रोल 1 करके लाजमी चेक करना है जब हम अपनी कंपोजिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, उसके बाद जूम टूल जिसकी शॉर्टकट की मैंने Z बताई, क्लिक किया, जूम इन, ऑल्ट के साथ करेंगे तो जूम आउट, जूम इन और जूम आउट। ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉलर को यूज करेंगे तो भी जूम इन और जूम आउट। क्लियर। इसके साथ है मेरे पास हैंड टूल। हैंड टूल का काम क्या है, हमारे आर्टबोर्ड को मूव करना, पैन करना। कैसे, अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाऊंगा तो हैंड टूल एक्टिव हो गया, स्पेस बार रिलीज करूंगा, हैंड टूल डीएक्टिव हो गया। प्रेस किया, हैंड टूल एक्टिव, रिलीज किया, हैंड टूल डीएक्टिव। लेकिन जैसे ही हैंड टूल डीएक्टिव होता है, लास्ट एक्टिवेटेड टूल मेरे सामने आ जाता है। स्पेस पर प्रेस करके मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, स्पेस पर प्रेस करके मैंने क्या किया, क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पे मैं अपने आर्टबोर्ड को पैन कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस बार छोड़ा मेरे पास लास्ट एक्टिवेटेड टूल आ गया। वैसे हैंड टूल की शॉर्टकट की क्या है, एज। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि हमारा जो लास्ट एक्टिवेटेड टूल है वो डीएक्टिव हो गया। मैं आपको दिखाता हूं, और इस दिखाने के साथ साथ मैं एक चीज और भी कवर कर जाऊंगा और वो है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, एन आर्टवर्क, कोई भी ऐसा आर्टवर्क बेस्ड ऑन एंकर पॉइंट्स एंड notes, an artwork based on anchor points and notes। अब आपने एक चीज जरा देखनी है यहाँ पे, लाइन एंड शेप। और ये बात याद होगी आपको कि मैंने बताया था कि इनका ताल्लुक शेप के साथ है, लेकिन शेप किस तरह से ओरिजिनेट होती है वो अब आपने देखना है। किस वेबसाइट का क्या नाम है, वेबसाइट तो मैंने बताई नहीं अभी कोई। सॉफ्टवेयर
भाई एडोब इलस्ट्रेटर, ये आपको ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे लिंक्स इसके, अपने उसके लिए परेशान नहीं होना। अच्छा अब ये देखिए मैं यहाँ पे पेन टूल यूज कर रहा हूँ फिलहाल। आपका कंसर्न ये नहीं है कि पेन टूल यूज कैसे करना है, वो डेफिनेटली मैंने बाद में गाइड करना है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये याद रहे कि मेरा मकसद हैंड टूल भी है, ठीक है। ये नहीं अब हमने बीच में गुम कर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन किया, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने अपने आर्टबोर्ड को एडजस्ट किया, जैसे ही मैंने छोड़ा तो मेरे सामने मेरा लास्ट एक्टिवेटेड टूल आ गया। अभी तक मुझे प्रॉब्लम इसमें इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि मैंने काम शुरू ही नहीं किया। ये वो एंकर है, ये एक क्या है, एंकर, पॉइंट और नोड, एक ही चीज के तीन नाम है। पॉइंट को एंकर भी कहा जाता है और नोड भी कहा जाता है। दो पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, लाइन। जब दो पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनती है, लाइन। और जब लाइन सेगमेंट मिलता है तो क्या बनती है, लाइन सेगमेंट जब मिलते हैं आपस में तो शेप बनती है। तो असल ताल्लुक किसके साथ है, एंकर, पॉइंट्स एंड नोड्स, उन्हीं से लाइन बन रही है और उन्हीं से शेप बन रही है। अब आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइंस बना ली, स्पेस बार प्रेस किया, मैंने मूव करना है मूव कर लिया, और फिर स्पेस बार छोड़ दिया, तो मेरे सामने वो मेरा टूल वहीं पे है। लेकिन अगर मैं एज प्रेस कर दूंगा और फिर दोबारा मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं तो मेरे पास अब मेरे पास पेन टूल नहीं है, मेरे पास पेन टूल नहीं है। इसको अगर मुझे अंडू करना है, कंट्रोल जी से क्या होता है, अंडू, और रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी। रीडू किससे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी। अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, और रीडू करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी से। और ये मैं लाइन सेगमेंट मिला के खत्म कर रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि स्पेस बार से हमने क्यों यूज करना है, हमने एज से क्यों नहीं यूज करना। एक चीज, दूसरी चीज, कोशिश करें कि अगर आपके पास प्रॉपर माउस नहीं है तो वो माउस ले ले, ये बगैर माउस के काम नहीं होना, क्योंकि ये इंटेंसिव वर्किंग है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बेसिक नेविगेशन का पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी, ठीक है। रास्टर और बिटमैप को हम डिस्कस करते हैं। मैं उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट अपना सेव कर रहे होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं तो डॉक्यूमेंट जल्दी आ जाओ, जब कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन का कौन सा है, डॉट ए आई। डिफॉल्ट फॉर्मेट कौन सा है, डॉट ए आई। ए आई स्टैंड्स फॉर एडोब इलस्ट्रेटर। डॉट ए आई फॉर्मेट की जो फाइल है वो सिर्फ इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी, वो किसी और डॉक्यूमेंट में ओपन नहीं होगी, ये सिर्फ इसी एप्लीकेशन के अंदर ओपन होगी। और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट है। डॉट ए आई क्या है, वेक्टर फॉर्मेट। उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे जो फॉर्मेट आता है, एक्सटेंशन जो आती है, दैट इज पीडीएफ। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, ये किसी एप्लीकेशन का मोहताज नहीं है, ये हर जगह पे अपनी पोर्टेबिलिटी दिखाता है, इजी टू, आप इसको मैनेजेबल है, आप कहीं भी भेज सकते हो उसको किसी भी मीडियम के ऊपर। लेकिन ये वेक्टर भी हो सकता है और ये बिटमैप भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है ये आप लोगों ने मुझे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। ईपीएस स्टैंड्स फॉर एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज करके दिखा रहा हूँ। क्या, मैं गूगल पे आया और मैंने यहाँ पे आके लिखा ईपीएस फाइल फॉर्मेट। ईपीएस फाइल फॉर्मेट, एक तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। दूसरा,
मैं ईपीएस फाइल फॉर्मेट यूज क्यों करूंगा? मुझे ईपीएस फाइल फॉर्मेट यूज क्यों करना है? मुझे ईपीएस फाइल फॉर्मेट इसलिए यूज करना है कि ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जैसे डॉट एआई सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर पे ऑन होता है, तो ईपीएस आपको सपोर्ट देता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर वेक्टर फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका मकसद है। यहाँ पे इसी तरह हमारे पास डॉट एआईटी आ जाता है। एआईटी और एआई वन ऑफ द सेम थिंग। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब आप लोगों ने एक काम करना है। एक टास्क आपका क्या है कि आप लोगों ने रिसर्च करना है कलर फॉर्मूलाज को। दूसरा टास्क क्या है कि आपने ये सेव एज वाले फॉर्मेट्स को इनके नोट्स बनाने। इनके क्या बनाने? नोट्स। कैसे बनाने? आप वर्ड की फाइल ले लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन लिखी आपने डॉट एआई। इसका एब्रीवेशन बेशक आगे ही लिखते ब्रैकेट में। एब्रीवेशन क्या है? एडोब इलस्ट्रेटर। और इसका यूज आपने नीचे लिख देना है कि इसका इस फॉर्मेट का यूज क्या है। गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट करना है। गूगल से सर्च करके क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन बगैर पढ़े कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, पता चले बस एडोब इलस्ट्रेटर या डॉट एआई फॉर्मेट लिखा, हाईलाइट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये काम नहीं करना। इसका यूज, एडोब इलस्ट्रेटर फॉर्मेट का यूज, जैसे मैंने ये ईपीएस का निकाला, आप फाइल फॉर्मेट यूज लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया उसका यूज। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है ईपीएस फॉर्मेट यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इंफॉर्मेशन उठा के वहां पे सेव करनी है। इसको भी हमने डिस्कस करना है। एक सेव एज फॉर्मेट्स आपके मुझे चाहिए, और दूसरे नंबर पे मुझे फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज वाले फॉर्मेट्स। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज वाले फॉर्मेट्स, जिनमें ये सारे मेरे पास फॉर्मेट्स मौजूद हैं। ऑटोकैड ड्राइंग, ऑटोकैड इंटरचेंज, बीएमपी, सीएसएस। इनका मकसद क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये आपने नोट्स बना के लेके आने इसके ऊपर, वर्ड की फाइल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो नोटपैड ले लेना, जैसे मैंने यूज किया। क्लियर? और लेके आने का मकसद ये कि गूगल क्लासरूम में सबमिट कराना। ठीक है, वो वहां पे मैंने आपको ये ऑप्शन दी हुई है। ये दोनों चीजें आपने वहां पे देख लेनी। यहाँ पे मैंने सेव एज का भी जिक्र कर दिया। वेक्टर फॉर्मेट्स में मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर फॉर्मेट्स जो है वो an artwork based on anchor points and nodes। लाइन किस तरह बनती है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, और लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बनता है? शेप। अब हम आते हैं बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स के लिए, क्योंकि इसका ताल्लुक एडोब फोटोशॉप के साथ है, तो मैं यहाँ पे वो लिंक खोल लेता हूँ एडोब फोटोशॉप का। अभी आपने फोटोशॉप को यूज नहीं करना, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको वो खोल रहा हूँ। जितनी देर में ये ओपन होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बेसिकली है एन आर्टवर्क based on grid of rectangular, sorry, based on rectangular grid of pixels। based on rectangular grid of pixels। जो भी आर्टवर्क आपका पिक्सल्स पे बेस कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पिक्चर्स में आता हूँ, एंड ये मैं फाइल ऑन कर लेता हूँ। मैंने फाइल ऑन कर ली। यहाँ पे तीन चीजों का हमने और जिक्र करना है। क्या? इमेज साइज, इमेज डायमेंशन और इमेज
रेजोल्यूशन। इसको समझने के लिए इमेज साइज क्या होता है? वेट ऑफ द इमेज, कितने केबीज का है, कितने एमबीज का है, कितने बाइट्स का है। डायमेंशन क्या है? विड्थ इनटू हाइट। रेजोल्यूशन है क्वालिटी ऑफ द इमेज। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इमेज की क्वालिटी अच्छी है? हायर द डायमेंशन, हायर द रेजोल्यूशन। जितनी ज्यादा डायमेंशन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी कम डायमेंशन होगी उतनी खराब क्वालिटी होगी, क्योंकि बिटमैप जो है वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। बिटमैप क्या है? रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। देखिए, मैं अगर इसको जूम इन करूंगा, बेसिकली जूम इन करने का मतलब ये है कि पिक्सेल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको जूम इन करूंगा, पिक्सल एक्सपैंड होना शुरू हो गए और एक टाइम के बाद आके वो पिक्सेलेट कर जाएंगे, क्योंकि वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। अब चाहे वो हाई रेज हो या लो रेज हो, उसने पिक्सेलेट करना ही है। अगर हम इधर देखें, मैं इसको कलर दे देता हूं कोई, लेट्स से मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूं। अब मैं इसको जूम इन करना शुरू करूंगा। ये मैं इसको ले गया हूं मैक्सिमम जूम इन पे 64,000%। इसने अपनी क्वालिटी खराब नहीं की। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। और शायद अब आप इस चीज को आइडियलाइज कर रहे हो कि किसी एक टूल को सीखने से इसलिए आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। वेक्टर का काम हमें वेक्टर पे करना है और रास्टर या बिटमैप का काम रास्टर पे करना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपको समझना है। और ये हमारे पास आ गया, क्योंकि इमेजेस को बिटमैप भी कहा जाता है। तो बेसिक इमेज फॉर्मेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? यार बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जेपैक और जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, टीआईएफ और रॉ। ये हमारे पास क्या है? बेसिक इमेज फॉर्मेट्स। आपने ये एक्सपोर्ट के अंदर भी है, लेकिन इन बेसिक इमेज फॉर्मेट्स की आपने एक अलहदा फाइल बना लेनी है, ठीक है। एक्सपोर्ट एज वालों की आपने अलहदा बना लेनी है और उसी में सेफ और वेब लेगेसी भी है, ठीक है। ये देखिएगा, फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख के आना है। बेसिक नेविगेशन जितनी मैंने कराई है उतना परफॉर्म करें, 10 15 20 दफा परफॉर्म करें, आप लोग के पास टाइम है। दूसरा टास्क आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक के अंदर अंदर आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए, अप एंड रनिंग होने चाहिए, और जो मैंने टास्क आप लोगों को दिए अपने वो परफॉर्म करके आने। इसके अलावा एंड के ऊपर आप लोगों का एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो उस फाइनल प्रोजेक्ट के लिए मुझे अभी आप लोगों ने एक चीज चूज कर लेनी है, और वो है एक बिजनेस नेम एंड बिजनेस टाइप। कोई बाउंड्री नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं तो सिर्फ डिजाइन सर्विसेज या एजेंसी से रिलेटेड हमने काम कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। आप स्कूल भी चूज कर सकते हैं, आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं, आप कोई बुटीक बना सकते हैं, कोई स्पा, कोई आपका सैलून बन जाता है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई, लेकिन वो सपोज करना है। हम यहाँ, मैं आपको यहाँ पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना नहीं सिखा रहा। हमने असल में करनी है ब्रांडिंग। तो क्लाइंट को कैसे समझना है? जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी रियल प्रोजेक्ट पे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल वर्क है। हम यहाँ पे लोगो बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। इसको हमने उसी तरह से लेके चलना है। तो आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। जस्ट इन केस काम गलत होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम ना होना प्रॉब्लम है, काम गलत होना प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने इन चीजों को इंश्योर करना है। इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जरा आप लोग की इंस्टॉलेशन करवा दूँ। मीसम आप आ जाओ। मीसम ग्रुप में भी होंगे हमारे साथ।
ठीक है, मीसन जो है वो आईटी पर्सन है, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में होते हैं, अल्फा टावर में मौजूद होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 टू 7, सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज ही आपको गाइड कर देंगे। खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन के दौरान, ग्रुप में भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और आप लोग फिजिकली विजिट करके इनसे टाइम लेके यहाँ पे आके इनसे इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। चॉइस आप लोगों की, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं चाहे वो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली हैं जो मैंने आप लोगों को टास्क के तौर पे बताई है। गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा। अब आप लोगों ने अपने आप को तैयार कर लेना है, ठीक है। और जिस तरह से हम सुन चल रहे हैं उस तरह से जरा थोड़ा सा एनर्जी हमें लेके आनी है, ठीक है। इसे हम गाइड कर दो, जरा प्रॉपरली गाइड कर देना, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। आपको मैंने यूएसबी दी थी, सबने कर लिया लैपटॉप में सॉफ्टवेयर? आप लोग कर लेते हैं। भाई आप मुझे एक लैपटॉप दे दें, मैं उसमें इंस्टॉलेशन सिखा भी देता हूँ और हो भी जाएगा। यार वो फिर ऑनलाइन वालों को नहीं पता चलेगा, उधर ही करते हैं। चलो उधर ही करते हैं, ऑनलाइन वालों को नहीं पता चलेगा, इनको फिर हम इंस्टॉल आप करते हैं ठीक सिस्टम में ना इनके। आप वो यूएसबी दे दो, तब तक कॉपी कर लेते हैं। क्या आपने अपने पास रखना है उसको, वो लगाना है, लगा लो आप लोग कर लेना, मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने जब इंस्टॉलेशन करनी है कोई भी सॉफ्टवेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपके यूज होंगे, एडोब फोटोशॉप, इनडिजाइन और इलस्ट्रेटर। आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने इंटरनेट को ऑफ करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख लें, मैं ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ आपने ऑफ किस तरह से करना है। अगर तो वाईफाई से कनेक्ट है तो आपने वाईफाई कनेक्शन ऑफ कर देना है, और अगर आपका लैन कनेक्शन है तो यहाँ पे आना है आपने चेंज अडाप्टर ऑप्शन। मेरा भी इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बस इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है, इतना इनफ है। ठीक है, आपने इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास जो आपने करनी है वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये आप सर्च बार में लिखेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करना है आपने। अच्छा, इसके अंदर मैं मिशन में 2 चीजें और ऐड कर देता हूँ। इसमें 2 चीजें हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अक्सर लोग ना एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडोज 10 में आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 में आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, तो प्लीज अपने एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करें। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का, यहाँ पे आएंगे आप फिर मैनेज सेटिंग में, और ये आपकी ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ कर देना है। ये जितने भी आपके प्रोटेक्शन ऑन है ना, टेम्पर प्रोटेक्शन, इस तमाम को ऑफ कर देना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले, उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये काम करना जरूरी है, ठीक है। एक चीज ये होगी, और इसके अलावा आपने विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये सर्च बार में आएंगे आप, विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये भी आपने ऑफ करनी है। ये देखें आ रहा है टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी हमारे पास दोनों ऑन है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जब ओके करेंगे ये भी ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इन पे आप राइट क्लिक करें और ये एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आ रही है, एक्सट्रैक्ट हेयर। आप अगर इस पे क्लिक कर लेते हैं तो वो इस फोल्डर में सब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इस पे क्लिक करें और पासवर्ड है 1 2 3, ये आप सब भी देख लीजिएगा, बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं पासवर्ड का। पासवर्ड इसका है 1 2 एंड 3। इसको आपने ओके करना है, ये हमारी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी। आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास सेटअप पड़ा हुआ है वो साथ साथ करते जाएं ताकि आपके इंस्टॉल हो जाएगा। आपका भी नहीं है, मैं आपको कर देता हूँ। आपने भी सेटअप नहीं लिया यूएसबी जो मैंने दी थी? चले मैं आपको कर देता हूँ, आप यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लास होगी, आप फ्री हो जाते हैं ना तो आप सेकंड फ्लोर पे आ जाइए, तो मैं आपको कर देता हूँ। अब ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगी ना, जब आपने क्या करना है, जो भी फोल्डर है हमारे पास, जैसे ये फोल्डर है इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेटअप की फाइल होगी, setup.exe।
उस पर आपने डबल क्लिक कर देना और आपका सेटअप रन हो जाएगा। फिर वो यस और नो जस्ट आपने वो उसको कंटिन्यू कर देना और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम लिंक शेयर कर देंगे, सर ने भी आपको बताया है। हाँ, गूगल क्लासरूम में भी होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ठीक हो गया? ऑनलाइन वाले जो है आप लोग लाजमी ग्रुप के अंदर अगर जैसे ही होंगे आप लोगों ने पेशेंस के साथ उसको फॉलो करना है, ठीक है? और जो भी आप लोगों के मसले होंगे वो विद इन दिस वीक आपने कोशिश करना है कि अपने आप को सारे मसले आप लोगों ने खत्म करने हैं रिगार्डिंग इंस्टॉलेशंस। ठीक है, क्लास एंड करने लगे, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी मिल जाएगी और कल वाली क्लास की भी आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का लिंक आपको आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और मैं गूगल क्लासरूम में भी रख दूंगा, तो वहां से आप लोगों ने फॉलो करते हुए ये जो भी स्टेप्स आपको बताए अपने इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। क्लियर? जी जी बोले। इरफान, आप अगर रजिस्टर्ड हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ 0309 777 2268। इधर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अब तमाम लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने कि मैंने चैट में भेज भी दिया है, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है, आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है जो भी आप इसके ऊपर करना चाह रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हो तो आपने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में बिल्कुल आएगी, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी, यूट्यूब का लिंक मिलेगा कल वाली ओरिएंटेशन का भी और आज का भी। ठीक है इरफानुल्लाह, अगर आप पेड हो तो आपने मैंने नंबर आपको दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल करना है, उनको व्हाट्सएप के ऊपर अपनी रसीद भेज दोगे, वो सारा प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, आपने बस इनको फॉलो करना है। अगर आप नहीं है यहाँ पे भी, फिजिकल में भी अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आज अपने आप को करवा के जाए। थैंक यू जी, अब मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। वेडनेसडे को आप लोगों से मुलाकात होती है 3 से 5, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। वेडनेसडे 3 to 5 है और थर्सडे 2 to 4 है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।